हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप जांगिड़ आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम क्लास 11th के एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो शुरुआत करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये है हमारा नया टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन लोग। स्टार्टिंग में देखिए हम लोगों ने दो क्वांटिटी पढ़ी है, जिसमें से फर्स्ट जो क्वांटिटी थी वो थी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सेकंड वन जो थी वो थी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 7 टाइप्स की होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, तो टोटल हो गई 9 टाइप की। और जो डेराइव्ड क्वांटिटी हैं वो बाकी जितनी इनके बाद में जो बच जाती हैं उन सबको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही बोलते हैं। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी डेफिनेशन जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें ये बात क्लियर हो रही थी कि आपका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी फॉर्म में ही और उनके अकॉर्डिंग ही हम डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा यूज लेंगे। कैसे यूज लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, सबसे छोटा सिंपल एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, सपोज कीजिए हमने लिखा एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका फॉर्मूला है एरिया का। अब देखिए, अब अगर हम देखें एरिया के बारे में बात करें तो जैसे मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास में ये टेबल रखा हुआ है सामने, इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो लेंथ और विड्थ दो चीज़ें लूँगा मैं इसकी और दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो क्या बन जाएगा? मेरा टेबल का एरिया बन जाएगा। लेकिन लेंथ जो है वो अगर मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ तो मुझे ये लेंथ नज़र आती है और अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आती है। तो मतलब क्या निकला? विड्थ ही लेंथ है और लेंथ ही विड्थ है। तो जो लेंथ है और जो विड्थ है वो दोनों ही चीज किसको डिनोट करती हैं? लेंथ को ही डिनोट करती हैं, एक डिस्टेंस को डिनोट करती हैं। और इसके लिए हम लोग इन दोनों जो क्वांटिटी है इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। दैट मीन्स विड्थ भी एक लेंथ है। कैसे है? अगर अलोंग दी डायरेक्शन अगर हम लें तो उसको भी हम लेंथ बोल सकते हैं। अगर इस साइड में लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये लेंथ हो गई है, इस साइड में लेंगे तो ये वाली लेंथ हो गई है। ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब जब फिजिकल क्वांटिटी की बात हम लोग कर रहे थे उस केस में हमारे पास में जो ये लेंथ वाला जो सिस्टम है, इस लेंथ के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी आई थी और उस फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल जो हमने लिया था लेंथ के लिए उसको हमने एल से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? एल से। तो अगर ये एरिया जो है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसके लिए मैंने एल लिख दिया इंटू एल लिख दिया, ऐसे लिख दिया इसको। देखिए आप, मतलब ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब ये और ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं होगी, ये फाइनल एक्सप्रेशन है इसका। तो क्या बन गया है एरिया आपका? एरिया बन गया है आपका एल स्क्वायर, ये एरिया बन गया है। ठीक, ये एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल लें अपन, जैसे मैं बात करूं वॉल्यूम की, जैसे मैंने वॉल्यूम का एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब हाइट अलोंग दी डायरेक्शन, हाइट भी एक लेंथ है, विड्थ भी एक लेंथ है और लेंथ ऑलरेडी लेंथ होती है। तो इसको भी अगर हम डिनोट करेंगे तो ये क्या बन गया है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल इंटू एल इंटू एल, इस तरीके से। और वॉल्यूम बन गया आपका
वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बन गया L क्यूब, ऐसे लिख दिया इसको। ठीक, ये नॉर्मल एग्जांपल्स हैं। अब अगर थोड़ा सा इसको हटके बनाए हम लोग, जैसे इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूं किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे मैंने लिखा स्पीड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है अपना स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ अपॉन टाइम। इस तरीके से डिनोट कर दिया। अब देखिए स्पीड में लेंथ ऐसे लिखा हमने और टाइम को t लिखा हमने। अब इस t को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? t माइनस वन इज इक्वल्स टू L t माइनस वन। ये बन गया। अब ये स्पीड और वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी भी यही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो उसके लिए भी ऐसे ही बनेगा। अब अगर और अदर किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है आपका। इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको ये जो एग्जांपल्स लिए हैं, इनसे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो सुनिए आप। फिर हम इस डायमेंशन को तो हम लोग सोल्व कर लेंगे, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो सुनिए आप। जैसे इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, तो ये स्पीड एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डेराइव्ड क्यों है ये? क्योंकि इस स्पीड को डिफाइन करने के लिए दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज में लेना पड़ रहा है, और उन दोनों का रेशियो, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट मीन्स लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट मीन्स लेंथ अपॉन टाइम, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड के अंदर ये जो दो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने ली हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में हमने क्या किया है? हमने इन फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में इस स्पीड को एक डायमेंशन में बनाया है। डायमेंशन में मतलब लेंथ की डायमेंशन यहाँ पे क्या है? L, मतलब वन टाइम यूज हो रहा है डिस्टेंस, तो L। टाइम की डायमेंशन क्या है? T। इसके सिंबल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया इसको। अब अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो हम इसको ऊपर लेके गए तो पावर -1, तो इसकी जो डायमेंशन बनी, मतलब स्पीड को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन है जो उसके पावर्स में उसको डिनोट करती है, तो ये बन गया LT-1। ये है इसका सिस्टम। अब और जैसे वॉल्यूम का एग्जांपल लिया हमने, तो वॉल्यूम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो एक सिंगल फंडामेंटल क्वांटिटी है वो यूज होती है, और उसकी देखिए यहाँ से लेंथ, विड्थ, हाइट L। अब ये जो वॉल्यूम है इसको हमने लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें एक्सप्रेस किया गया है, इस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, और उसको सिंबॉलिक तरीके से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब ये जो सिंबल बने हैं, ये सिंबल कितने टाइम्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं? दैट मीन्स 3 टाइम्स यूज हो रहे हैं। तो लेंथ जो है वो 3 टाइम, मतलब इसके अंदर 3 टाइम अपने आप को डिनोट कर रही है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी? लेंथ की पावर 3, लेंथ की पावर 3, दैट मीन्स लेंथ क्यूब। ये इसकी डायमेंशन को डिनोट करती है, मतलब अलग अलग तरीके से। अब अगर मैं आपको और बताऊं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम यूज में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा एक्सेलरेशन, ये है हमारा एक्सेलरेशन। A इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं तो A इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी भी एक अपना, अभी देखिए वेलोसिटी जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम अगेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में दोबारा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम इसको दोबारा से एक्सप्रेस करेंगे अगेन, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं आप? डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम और फिर ये नीचे वाला टाइम, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, A इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर बन गया। अब देखिए, क्या ये डिस्प्लेसमेंट अदर किसी फिजिकल क्वांटिटी में या अदर किसी फंडामेंटल क्वांटिटी में और एक्सप्रेस हो सकता है? नो, इट्स ए फाइनल। टाइम इज ऑल्सो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस केस में क्या बना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, ये लीजिए लेंथ आपकी, और टाइम तो टाइम है, ये भी फंडामेंटल। फाइनली ये फंडामेंटल में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसके आगे ये एक्सप्रेस नहीं होगा। तो A इज इक्वल्स टू लेंथ को L से डिनोट करते हैं, टाइम को T से और पावर 2, ठीक है। तो हम इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में शो करेंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे दिखा देंगे इसको। अब अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में शो करेंगे तो क्या बनेगा, L और यहाँ से T-2 और इज इक्वल्स टू, एक साथ करेंगे तो L-T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है एक्सेलरेशन के लिए। और इसमें किस किस की डायमेंशन यूज हो रही है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन यूज हो रही है, किसकी, लेंथ की और टाइम की। लेंथ जो है वो सिंगल टाइम यूज हो रही है और टाइम जो है वो 2 टाइम्स यूज हो रहा है, बट इनवर्सली हो रहा है यूज, इसलिए हमने इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया। तो इसको बोलते हैं डायमेंशन। दैट मीन्स अगर हम सीधे तरीके से समझें तो फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं वो हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे उसको एक मतलब डेफिनेशन में अगर हम उसको बोलें तो कैसे उसको बताएंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि जब कोई भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में उसकी पावर्स के साथ, दैट मीन्स उसकी पावर्स के साथ अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है वही क्या होता है, डायमेंशन होती है, किसकी, उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की। ये वाली चीज हमें इसके अंदर लेनी है। अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में होती हैं, उन्हीं के रिस्पेक्ट में मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को लेंगे और उस फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में उनकी यूनिट भी लेंगे, उनके सिंबल भी लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक टेबल के थ्रू बना रहा हूँ। वो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो लास्ट में जो पेजेस दिए हुए हैं उसके अंदर आपको ये टेबल मिलेगी, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी जो डायमेंशन है वो हमें बहुत ज़्यादा यूज में लेनी पड़ती है, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन फोर्स की होती है। फोर्स की क्यों होती है, क्योंकि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बहुत सारी डायमेंशंस, बहुत सारी अदर फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्ट करता है, और इफेक्ट के साथ साथ बहुत सारी फिजिकल डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंड भी करती हैं। इसलिए फोर्स जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है या सिग्निफिकेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको फोर्स की निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू मास को तो M लिख दिया, मास का सिंबल बनाया हमने M, कैपिटल M, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन आपने अभी अभी निकाली थी, कितनी आई थी, L-T-2, कितनी आई थी, L-T-2, ये आई थी आपकी। तो दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो फोर्स F इज इक्वल्स टू M-L-T-2, और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसका मतलब है उसके ऊपर 1 पावर है। तो देखिए F इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं M1L1T-2, बोथ आर सेम, इज इक्वल्स टू ML-T-2, ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं आप, दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर ये देखिए आप यहाँ पे, ये किसकी डायमेंशन है, ये डायमेंशन इक्वेशन है आपके एक्सेलरेशन की, इसमें मास नहीं है, मतलब इसके अंदर मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो इसके अंदर यूज नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन के अंदर। तो उस केस में अगर इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दें m⁻0 L-T
-2 और ये 1, तो भी ये बिल्कुल एग्जैक्टली है, क्योंकि इसकी पावर 0 का मतलब होता है 1 निकलेगा, तो इतना ही आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ये तो बात हुई हमारी मैकेनिक्स में यूज होने वाली जो क्वांटिटी है ना, उनके लिए। मैकेनिक्स में मतलब जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, लीनियर मोमेंटम है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्पीड है, और आपका फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, ये मैकेनिक्स में यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये तो है उनके लिए। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, अपनी फिजिक्स जो है वो और डेवलप हुई, तो उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन आ गया, इलेक्ट्रॉन थ्योरी आ गई, मॉडर्न फिजिक्स आ गई, जिसके अंदर न्यूक्लियस का और बहुत सारे अदर कांस्टेंट भी आ गए। तो उनके लिए भी हम डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज में लेने लगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब सिंपल मेथड है, और इस मेथड से बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस हैं जिनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, और हम करेंगे भी इसी चैप्टर में, देखेंगे, आपको बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस बनने लग गई। और ऐसी भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं। तो मतलब वो कौन कौन सी होती हैं और किस बात पे वो डिपेंड करती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उससे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ लेंगे, और उसमें मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। मोस्टली मैं आपको यहाँ पे 10-12 फिजिकल क्वांटिटी ही लूँगा, बाकी की टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, तो आप उसी से उस चीज़ को रीड करेंगे। लेकिन मोस्टली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक है। हाँ, तो देखिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। उस टेबल में मैंने सीक्वेंसली कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में यहाँ पे बताया है, जिसमें हमने यहाँ पे मेनली 4 कॉलम बनाए हैं। एक में हमने फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखा, दूसरे में उसका फॉर्मूला, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, देन आफ्टर एसआई यूनिट। अब यहाँ से देखिए, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है, इनको मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको समझाया भी है जब हमने शुरुआत की थी टॉपिक की। तो जैसे हम बात करें फर्स्ट वन एरिया की, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और दोनों ही चीज़ें लेंथ के अकॉर्डिंग कंसीडर की जाती हैं। देन L इंटू एल, दैट मीन्स L स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अंदर, दैट मीन्स इस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वही यूज हो रही है, और कितनी बार यूज हो रही है, 2 टाइम्स यूज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर आ गया। मास और टाइम यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने मास की पावर और टाइम की पावर 0 कर दी। तो ये हमारी डायमेंशन बन गई, और इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट, वो मीटर स्क्वायर हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को भी हमने उसी तरीके से डिनोट किया, और आपके पास में ये डायमेंशन बन गई है यहाँ पे, ठीक। दैट मीन्स लेंथ विड्थ हाइट, दैट मीन्स L इंटू L इज इक्वल्स टू L क्यूब इज इक्वल्स टू M0 L3 T0 इज इक्वल्स टू M क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देन मास के लिए तो हमने m का सिंबल कैपिटल M से डिनोट कर दिया। वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो ऑलरेडी हम गेन कर चुके हैं, L क्यूब, देन L क्यूब। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई किया, ऊपर लेके गए तो M1 L क्यूब और T0। टाइम का यहाँ पे है नहीं फंडामेंटल का, तो इसमें दो ही चीज़ों की, दो ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो यूज हो रही हैं, क्या, डायमेंशंस। तो हमने इसको ऐसे डिनोट कर दिया, और ये यहाँ पे आपके पास में इसकी यूनिट आ गई। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, जैसे वेलोसिटी और स्पीड है तो डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स L/T, दोनों ही लेंथ में आती हैं, तो L/T, देन L_T-1 और M0 L1T-1 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से देखिए, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और मास m होता है और वेलोसिटी की हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है डायमेंशन, तो ये हो गई। तो m इंटू L_T-1, इनको एक साथ किया तो M1 L1T-1। अगर ये 1 नहीं लगाएंगे तो भी ये एग्जैक्टली सही मानी जाती है, क्योंकि अगर हम पावर शो नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें अंडरस्टूड होती है कि जिसके ऊपर पावर नहीं लगी हुई, दैट मीन्स उसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब ये इसकी ऐसा यूनिट बन गई है। अब इसी तरीके से देखिए एक्सेलरेशन के लिए, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम,
और वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की तो हमारे पास में डायमेंशन ये है, तो वेलोसिटी की जगह तो हमने ये पुट कर दी अपॉन टाइम। ठीक, इसके बाद में हमने इसको कैलकुलेट किया, ऊपर इसको ऊपर ले गए तो एक पावर माइनस की और हो गई है, तो LT-2 मास यहाँ पे है नहीं, मास यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं है, तो उसकी डायमेंशन आएगी नहीं। ये सिर्फ दो ही डायमेंशन को शो कर रहा है यहाँ पे, किसकी, लेंथ और टाइम की, तो हमने लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में इसको लिख दिया और ये बन गई है MLT-2, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं आपको बता रहा था कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, वो देखिए यहाँ से, इस तरफ आइए, इस तरफ बताता हूँ आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ये देखिए, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर जो है वो क्या है, यूनिट है किसकी, लेंथ को मेजर करने की यूनिट है। तो मीटर लेंथ को मेजर कर रही है, तो हमने लिखा जैसे फॉर एग्जांपल L लिख दिया लेंथ के लिए सिंबल। अब मीटर कितनी बार यूज हो रहा है यहाँ पे, 2 टाइम्स, स्क्वायर आ रखा है तो L स्क्वायर, तो बन गई ना डायमेंशन। दैट मीन्स हम लोग क्या बना सकते हैं, हम यूनिट से डायमेंशन और डायमेंशन से यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हमारे पास में अगर डायमेंशन हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंट करनी है, तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या है, वो ये है कि एक तो हमें फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, फॉर्मूला पता है और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, जैसे इसमें देखिए आप, जैसे इसमें देख लीजिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए पहले वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को हम फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब तक हमारी कंप्लीट फॉर्मूले के अंदर कंप्लीट क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं हो जाती, तब तक हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो जैसे मास फंडामेंटल है, वॉल्यूम कैसी है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको कन्वर्ट किया किसमें, फंडामेंटल में, तो क्या बन गया आपके पास में लेंथ, विड्थ और हाइट। यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट लिख देंगे, तो लेंथ तीनों लेंथ में आ गई, और मास आ गया, तो तीनों ये सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई है फंडामेंटल में। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिक तरीके से विद पावर्स, तो क्या बन जाएगी, डायमेंशन, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए, जैसे ये मीटर क्यूब बना हुआ है आपके पास, इस मीटर क्यूब में देखिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर क्यूब मतलब डिस्टेंस और लेंथ को मेजर करने वाला यूनिट है मीटर। तो ये कितनी टाइम्स यूज हो रहा है, 3 टाइम्स, तो पावर लगी हुई है क्यूब, तो लेंथ L और इसकी पावर क्यूब, ये बन गया। जैसे इसको करें हम लोग, जैसे ये देखिए केजी क्या है, किलोग्राम क्या है, मास को मेजर करने की यूनिट है। तो इसके लिए हमने कितने टाइम्स है, सिंगल टाइम्स है, तो हमने लिख दिया मास के लिए कैपिटल M। फिर यहाँ पे देखिए आप, M क्या है, मीटर लेंथ को मेजर करने की है, तो M की जगह हमने लेंथ के लिए L लिख दिया, और पावर कितनी लगी हुई है, -3, तो -3 की पावर यहाँ पे डिनोट करें, तो क्या बन गया, ML -3, और क्या टाइम है यहाँ पे, नहीं है, टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो T 0, पावर 0। इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए सेम है क्या दोनों, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे मीटर के लिए L, टाइम के लिए ये सेकंड है, सेकंड किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए, तो टाइम का T और माइनस की पावर जो लगी हुई है वो एज इट इज लगा दी, ये लीजिए LT-1 इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम के लिए मास M और मीटर के लिए L, सिंगल है, कोई पावर नहीं है, टाइम के लिए T और पावर कितनी है, -1, तो -1 लगा दिया, ये लीजिए, इस तरीके से हो गया। अब इसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड है, तो हमने क्या लिखा, मीटर के लिए L लिखा, सेकंड के लिए क्या है, सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, तो T लिख दिया, और कितनी पावर लगी हुई है, -2 लगा दी। इज दैट क्लियर। तो हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बनाने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें एक तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो उसकी डायमेंशन या फिर उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। अगर यूनिट पता नहीं है तो ये दो चीज़ें अगर हमें पता नहीं है तो हम उसकी डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो या तो हमें उसकी SI यूनिट का पता हो फिजिकल क्वांटिटी की, या उसका फॉर्मूला पता हो। दो चीज़ें पता है तो उसकी डायमेंशन इजीली डिराइव कर सकते हैं। और
अगर हमारे पास में डायमेंशन गिवन है तो उसका SI फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जैसे अभी हमने बनाया, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनको डिफाइन करते हैं। अदर जो टेबल है उसमें भी मैं एक कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपको बना के दिखाता हूँ। एक मिनट। हाँ, यस एवरीबॉडी। अब देखिए दोबारा से मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटी ली है यहाँ पे, उनकी डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। मैंने यहाँ पे डिनोट किया है सबसे पहले फोर्स को। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो जो सिंबल हम बनाते हैं वो होता है m, और एक्सेलरेशन का जस्ट अभी पहले हमने निकाला था, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इनटू, यहाँ से एक्सेलरेशन का यूनिट याद कर लेते हैं, जैसे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर किसके लिए है? लेंथ के लिए, तो L लिख दिया, और पर सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम t, और पर लगा हुआ है इसका मतलब माइनस की पावर आएगी कितनी स्क्वायर में, तो माइनस का 2 इज इक्वल्स टू यहाँ से mLt-2, ये बन गया आपका, ठीक है। अब अगर इसकी यूनिट बनाए, देखो इसकी यूनिट बना रहा हूं मैं यहाँ पे, m मास के लिए यूनिट है kg, L के लिए यूनिट है मीटर, और फिर t की जगह लिखा s, कितना टाइम्स? -2 टाइम्स, ये बन गई इसकी यूनिट, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन, N फॉर न्यूटन। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए जैसे इम्पल्स, अगली फिजिकल क्वांटिटी अपनी क्या है? इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की कैलकुलेशन आप कर चुके, मैंने बताया था फोर्स एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी में इसका यूज होता है। तो यहाँ से देखिए फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की तो डायमेंशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी होती है? mLt-2, और इनटू टाइम इनटू t, एक और t, ठीक है। अब इसकी पावर 1 है पॉजिटिव की, इसकी पावर माइनस की 2 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और पावर अगर ऐड होंगी तो -2 और +1 कितना बचा? -1। तो आपके पास में क्या डायमेंशन आएगी? mLt-1, ये आ गई आपके पास। इसकी क्या बनाए? यूनिट बनाए, SI यूनिट। देखिए मैं बनाता हूँ, मास की जगह क्या लिखेंगे? किलोग्राम, kg, L की जगह मीटर, और t की जगह सेकंड, कितने टाइम्स? -1 टाइम्स, ये बन गई इसकी यूनिट। ओके। अब और भी चाहते हैं, जैसे प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है? mLt-2, ये है, लिख दिया यहाँ पे फोर्स की जगह। एरिया की डायमेंशन क्या होती है? L², ये भी निकाली थी हमने, यूज में ली थी। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं। अब इस L² को ऊपर लेके जाएंगे आप, तो पावर -1 हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ में, तो पावर -2 होगी, तो पावर -2 और ये प्लस की 1, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कितनी है? +1। तो इस पे +1 है और इस पे -2 है, और दोनों का बेस सेम है, तो उस केस में क्या होगा? प्लस पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो -2 + 1 कितनी बची? -1, बाकी एज इट इज रहेगा m, और यहाँ से L-1 T-2, ये बन गया आपका। अब इसकी अगर यूनिट बनाए हम, ध्यान से देखिए, इसकी अगर यूनिट बनाए तो m की जगह kg, और L की जगह मीटर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन गई, किसकी? प्रेशर की, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वर्क और एनर्जी दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला और सेम ही डायमेंशन यूज होती है। सबसे पहले क्या आएगा? फोर्स की डायमेंशन ये रही, ये देखिए mLt-2, और फिर साथ में क्या है? डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स लेंथ इनटू L। अब देखिए ये L और ये L दोनों, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, और दोनों का बेस सेम है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, और फाइनली आपको क्या मिलेगा? m एज इट इज, ठीक। L की पावर हो गई 2 और T की पावर -2, ये बन गई, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वर्क और एनर्जी की। अब इसकी SI यूनिट बनाते हैं। m को क्या लिख सकते हैं? kg, L को क्या लिख सकते हैं? मीटर, और फिर पावर 2 स्क्वायर, और टाइम को सेकंड में -2,
और इसको आप बोल सकते हैं जूल। क्या बोल सकते हैं? जूल। ये वाली चीज जूल के बराबर होगी। ठीक, अब देखिए जैसे पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के लिए हमने डायमेंशन ऑलरेडी निकाली, कितनी ये है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m L2t-2 और अपॉन टाइम, तो अपॉन टाइम, टाइम को t से लिख दिया। अब इस t को ऊपर लेके गए तो माइनस की पावर एक और लग गई, तो ये देखिए क्या बन गया है यहाँ पे, t पावर -2 और t एक और ऊपर गया मल्टीप्लीकेशन में तो t पावर -1। तो उस केस में दोनों पावर जो है वो बेस सेम होने की वजह से ऐड होंगी, तो -2 और -1 -3, बाकी एज इट इज रहेगा m जो का त्यों L2t-3, ये बन गया आपके पास ऊपर जाने के बाद। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसा यूनिट में लिखेंगे, m को क्या लिखेंगे kg, l को m पावर कितनी 2, t को सेकंड पावर कितनी है -3, ये बन गई इसकी यूनिट पावर की, जिसको वाट भी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के लिए फोर्स अपॉन लेंथ, क्या फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन ये रही, हमने लिखा mLt-2 अपॉन, ये लीजिए अपॉन लेंथ, लेंथ मतलब l लिख दिया ऐसे। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसके ऊपर +1 पावर है, इसके ऊपर -1 पावर ऊपर जाने के बाद, तो +1 और -1 दोनों पावर एक साथ ऐड होंगी बेस सेम होने की वजह से, तो 0 पावर होगी। तो हम इसको डिनोट करेंगे तो क्या डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे बन जाएगा mL0t-2, ये बन गया। अब सरफेस टेंशन के लिए हम क्या बनाए, यूनिट बनाए, ऐसा यूनिट, तो m की जगह क्या लिखा आपने kg, और l तो है ही नहीं, l⁻0 = 1 हो गया इसका, और t की जगह क्या लिख देंगे सेकंड और -2, तो क्या हो गया kg/s², ये बन गया। इस तरीके से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की वो बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी भी हम टेबल बना सकते हैं, और हमें बनानी भी है। ठीक है, एक टेबल और बनाता हूँ मैं आपको, वो भी देखना आप लोग, उसमें अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस और ऐसा यूनिट को हम निकालने की वो कोशिश करते हैं, कैसे निकलेंगे देखते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए हमने कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स में यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमने यहाँ पे डायमेंशंस निकाली। अब हम उनसे थोड़ी एडवांस जो फिजिकल क्वांटिटी है जो आप 12th क्लास में उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए भी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके आपको उनकी डायमेंशन निकाल के बता रहा हूँ। तो इनमें सबसे पहले देखिए, हमने जैसे चार्ज को लिया, तो चार्ज = फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी है ये कि करंट = क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर चार्ज निकालेंगे तो करंट इनटू टाइम, और करंट को हम A से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, A से, कैपिटल A से, और टाइम को T से। ठीक, तो टाइम को T से डिनोट करते हैं, और वैसे टाइम को लिखते हैं हम किसमें, सेकंड में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, सेकंड में। तो टाइम के लिए आप लोग यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे, ध्यान से, जैसे पहले भी आपने डिनोट किया है टाइम के लिए, T डिनोट किया है, तो हमने सिंबल ले लिया T यहाँ पे। तो आपकी जो डायमेंशन है वो क्या बन गई है यहाँ पे, चार्ज की डायमेंशन 80। अब इसकी SI यूनिट निकालनी है हम लोग, तो A फॉर एम्पियर, एम्पियर किसका है, करंट के लिए, तो A फॉर एम्पियर, तो एम्पियर को हमने एम्पियर लिख दिया, और T फॉर टाइम मतलब सेकंड, एम्पियर सेकंड, और = होता है कूलम, कूलम के एम्पियर सेकंड को क्या लिखते हैं हम लोग, कूलम लिखते हैं, तो कूलम डिनोट कर दिया है। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mLt-2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक और लेंथ। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर इस वर्क को हम ऐसे लिखें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mLt-2, ये फोर्स की होगी। अब इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू L,
ठीक, अपॉन में चार्ज, चार्ज की क्या है a इंटू टी, ए टी, ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे डिनोट कर दी। अब इस L को अंदर लेके गए आप, इस L को हम अंदर लेके आए तो ये L स्क्वायर हो गया। तो हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, और इसको A को ऊपर ले गए और T को भी ऊपर ले गए, तो A भी पावर -1 और T भी पावर -1। ठीक है, तो ये भी पावर -1 आएगा तो T पावर -2 ऑलरेडी है, और एक पावर और ऐड हो जाएगी तो T पावर -3 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, M मास एज इट इज, L स्क्वायर बन गया है। ठीक, T यहाँ से ऊपर जाने के बाद में -3 हो गया है, और A ऊपर जाने के बाद में A -1 हो गया। ये डायमेंशन बन गई इसकी। ठीक है, अब अगर इसको हम SI यूनिट में लिखें तो M क्या होता है, kg, L मीटर स्क्वायर, T सेकंड क्यूब इनवर्स, और ये A एम्पियर है तो इसको एम्पियर को एम्पियर ही लिखेंगे हम लोग, A एम्पियर इनवर्स। ये बन गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं SI यूनिट में इसको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I, ये भी 10th में पढ़ा आपने। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन क्या है, अभी अभी निकाली हमने, M L2 T-3 A-1 अपॉन करंट की क्या है, करंट की डायमेंशन, करंट चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज की क्या है AT, ठीक, अपॉन T, ये बन गई। अब इस T को ऊपर लेके गए तो T से T कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ओनली A। करंट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ओनली A। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। अब करंट के लिए आप लिखेंगे I = Q/T। Q मतलब चार्ज, और चार्ज की डायमेंशन AT, और टाइम की डायमेंशन दोबारा से T, तो T से T कैंसिल, A बच गया आपके पास, तो A लिख दिया हमने। अब इस A को ऊपर लेके जाएंगे आप, तो इसके ऊपर पावर ऑलरेडी 1 है, ऊपर जाने के बाद में पावर -1 हो जाएगी। तो आप लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, M L2 T-3 और A-2, ये बन गया रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम। लेकिन उस SI यूनिट को हम लोग दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें, M के लिए kg, L के लिए मीटर स्क्वायर, और सेकंड इनवर्स क्यूब, और ये करंट के लिए एम्पियर स्क्वायर = ओम। इसको आप ओम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कैपेसिटी, कैपेसिटी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज की क्या होती है AT यूनिट, और पोटेंशियल डिफरेंस की अभी हमने निकाली थी, पोटेंशियल डिफरेंस की ये होती है M L2 T-3 A-1, ये आपकी डायमेंशन होती है। इनको सोल्व कर लेंगे हम लोग। सोल्व कैसे करेंगे, ये कंप्लीटली ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो देखो कैसे करेंगे, देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़ा ही सिंपल सिस्टम है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया, जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको, और तो ये डेराइव हो जाएंगी। अगर डायमेंशन निकल गई तो उसकी यूनिट आप लिख सकते हैं, अगर यूनिट पता है तो डायमेंशन लिख सकते हैं, और डायमेंशन पता है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर डायमेंशन पता है आपको तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड करती है, ये इस पे डिपेंड करती है, एक दूसरे से ही बनी हुई है तीनों के तीनों ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो ऊपर क्या है आपके पास में AT। अब नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर लेके जाएंगे, तो M को ऊपर लेके गए तो M पावर -1, L को लेके गए तो L पावर -2, T को ऊपर लेके गए तो T पावर पॉजिटिव की 3 हो गई, और A को लेके गए तो ये भी पॉजिटिव की 1 हो गई। ऐसे दिखा सकते हैं। अब इनको सोल्व कर लेंगे हम लोग एक साथ। तो A देखिए, A को तो बाद में लिखना है, पहले M को लिखते हैं, M1 माइनस और L -2 T, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो T 4, ये 1 और ये 3 4। अब इसके बाद में देखिए A 1 और 1 + 2 हो, 1 + 1 2 हो गया है,
ये आपकी डायमेंशन निकल के आई। इसको हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे, क्या बन गई है, m-1 l-2 t4 a²। ये बन गई है किसकी, कैपेसिटी की। और कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है फैरेड, लेकिन इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, kg-1 और मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड की पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर, ये बन गए जिसे हम बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनको भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कांस्टेंट की फिजिकल क्वांटिटी निकालें, कैसे निकालें, किसी कांस्टेंट की। जैसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, अगर उसकी निकालें तो कैसे निकलेगी, देखिए आप, ऐसा यूनिट और उसकी फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए आप लोग, सिंस वी नो दैट क्या होता है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r², ये फॉर्मूला होता है। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, देखना आप लोग, G m1 m2 इज इक्वल्स टू F r², और G इज इक्वल्स टू F r² अपॉन m1 m2। इनको नीचे ले गया दोनों। मैंने आपको बताया था कि हमें फॉर्मूला चाहिए और हमने G का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब देखो, G इज इक्वल्स टू F मतलब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t-2, हमने निकाल ली पहले से ही। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इन दिस केस, तो डिस्टेंस दैट मीन्स लेंथ, तो R को क्या लिख सकते हैं आप, l², पावर जो लगी हुई है उसी फॉर्म में लेनी है, अपॉन m1 m2 मास ऑफ टू बॉडीज। तो मास के लिए आप क्या लिखते हैं यहाँ पे m, और फिर दोबारा से m दूसरी बॉडी के लिए सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हमने लिखा इसको m एज इट इज l की पावर हो गई है 1 + 2 3 और t - 2, और नीचे क्या आ गया, m का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, m का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू, अब देखो आप लिख सकते हैं m1 m-2 और l3 t-2, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पावर प्लस और माइनस दोनों ऐड करेंगे, देन g इज इक्वल्स टू m, कितनी पावर, -1 बची, -2 + 1 इज इक्वल्स टू -1 l³ t-2, और ये आपकी डायमेंशन बन गई किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इस तरीके से हम जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनकी भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा डायमेंशनल सिस्टम, जिसके अंदर हमने कुछ इक्वेशंस ली हैं अलग अलग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, और उनकी डायमेंशंस और SI यूनिट के बारे में हमने पढ़ा है। इसका पूरा का पूरा जो चार्ट है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप उस बुक को उस बुक की हेल्प से उनको सोल्व कर सकते हैं। हर एक फॉर्मूले को आप तब तक डेराइव करेंगे, तब तक उसको एक्सप्रेस करेंगे जब तक कि वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए किसमें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। और जैसे ही वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है, आप क्या करेंगे, उसको उसके सिंबल लगा देंगे। लेंथ के लिए L लगा देंगे, मास के लिए M लगा देंगे, टाइम के लिए कैपिटल T लगा देंगे, और एम्पियर के लिए A लगा देंगे। इस तरीके से कुछ टेम्परेचर के भी इसके अंदर हम ले सकते हैं, आएंगे आप देखेंगे तो उसमें टेम्परेचर के भी मिलेंगे आपको। तो टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए जो SI यूनिट होती है वो होती है केल्विन, तो उसको हम कैपिटल K से डिनोट कर देंगे इसी के अंदर। तो वो भी हमारी मतलब डायमेंशन के अंदर यूज हो जाएगा सिंबल टेम्परेचर के लिए K। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, और आप इनको सोल्व कीजिएगा जो भी आपकी दी हुई है उस बुक के अंदर फिजिकल क्वांटिटी की टेबल, उसको कम्प्लीटली आप सोल्व करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन टेल मी, और मैं उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं इसी टॉपिक को लेके, इसी में कुछ नई चीज़ें लेके,
और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।